आपके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। एसए 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। देखिए दोस्तों, मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है ये बनाने में नोट्स। इसका कारण ये भी है कि अभी मेरा एक बैच और चल रहा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो ये दोनों बैचेस जो हैं सीएमए एंड ऑडिटिंग, ये नवंबर 19 के लिए चल रहे हैं। तो अगर आप लोगों को और भी सब्जेक्ट्स करने हैं, यानी कि और कहीं से क्लासेस ले रहे हो, पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप उसमें भी अपना समय दे सकते हैं। यहाँ पर आपका ज़्यादा समय नहीं जाएगा, डेली 1 घंटा जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। यानी कि आज क्लास हुई, देख लिया, कल 1 घंटा ऑडिट की रिवीजन कर लिए, बाकी टाइम आप बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। ऐसा मैंने एक पुराना वीडियो भी डाला है, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट चल रहे हैं। तो पहले अभी उसका एक चैप्टर हुआ था एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब इसका जो है थोड़े बहुत एसेज हो जाएंगे, चैप्टर 3, 4, 5 जितने होते हैं। उसके बाद फिर मेरे को कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मॉड्यूल 2 स्टार्ट करना है। मॉड्यूल 1 लगभग हो चुका है। तो दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, इसलिए हो सकता है थोड़ी सी देरी हो, बट अल्टीमेटली नवंबर 19 का टारगेट है और उससे कई महीनों पहले हम ये कंप्लीट कर लेंगे। यानी अगस्त मंथ में हो जाने चाहिए दोनों चीज़ें कंप्लीट, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, आपका जो लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, इसको पढ़ाई करना, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश तो कर रहा था कि आपको एक स्टोरी सुनाऊं, बट चलो सुना ही देते हैं। लाइव स्टोरी सुनाता हूँ, लाइव एग्जांपल देता हूँ। जो मैंने किया है ऑडिट में वो आपको बताता हूँ। आप लोग इंटरनल ऑडिट करने गए, मान लेते हैं, कहीं पर आप देखने गए कि क्या क्या यहाँ पर डेफिशिएंसीज हैं जो मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेंगे। तो मैं एक फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए गया और वहाँ पर मैंने पाया कि जो मछलियाँ वगैरह रखी हुई है, वहाँ पर नॉनवेज बनता था, मछलियाँ वगैरह रखी हुई है, उसमें मुझे दूध की थैली मिल गई। जैसे ही उसने डीप फ्रीज़र खोला, बड़े बड़े फ्रीज़र होते हैं, वो आईजीआई एयरपोर्ट पर गया था मैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली पर है, और जो मतलब इंडिया का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, वहाँ पर ऑडिट करने गए थे। तो जो आउटलेट थे वहाँ पर इतना बड़ा डीप फ्रीज़र था और उसमें मछली पर दूध रखा हुआ था, दूध की थैली रखी हुई थी। अब मैंने वो देखा और तुरंत मैंने वहां पर फोटो क्लिक कर ली। तुरंत जो साथ में जो एम्प्लॉय है वो उस थैली को हटाए वहां से, उससे पहले मैंने फोटो क्लिक कर ली। अब पता नहीं मुझे कि उस ऑडिट एविडेंस की कितनी महत्वपूर्णता होगी, कितना इंपॉर्टेंस वो रखेगा ऑडिट एविडेंस, बट मैंने उसे अपने पास डॉक्यूमेंट कर लिया ताकि मैं तो बता सकूं कि मैंने ये ऑब्जर्व किया था। अब भले ही उन्होंने गलती से रखा हो, दूसरा उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कि दूसरा डीप फ्रीजर जो बंद है उस वजह से हमने यहां पर रख लिया है, बट यदि मैं फोटो ही क्लिक नहीं करता और मैं सारा का सारा काम जाम देख कर आ जाता और अपने मैनेजर को बताता कि मैंने ये चीज भी देखी थी, और वो जाकर क्लाइंट को बताता कि हमने तो ये देखा है, क्लाइंट अपने एम्प्लॉय को बुलाता कि भाई बताओ ये सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, तो जो एम्प्लॉय को बुलाते वो कहते भाई झूठ बोल रहे हैं, ये ऐसा तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ ठीक था। मैं कहूँगा नहीं नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तू झूठ बोल रहा है भाई, उस दिन मैं आया था, देखा, मैंने देखा था कि वहां पर तुमने नॉन वेज में वेज रखा हुआ था, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड के हिसाब से, जो कंपनी की पॉलिसी है उसके हिसाब से नहीं होना चाहिए, दोनों चीजों को अलग रखना चाहिए। हो गया नहीं, झूठ बोल रहे हैं ये, तो मैं प्रूव कैसे करूंगा सर? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की वजह से। आपकी जिंदगी में भी जितनी चीजें होती है ना दोस्तों, जितनी चीजें होती है, व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह आते हैं, कोई एग्रीमेंट वगैरह करते हैं, अपने पास डॉक्यूमेंटेशन जरूर रखिए, प्रूफ जरूर रखिए, ताकि बाद में कोई दिक्कत आपको ना आए। तो यही वो कहानी है जब मैं आईजीआई एयरपोर्ट पर गया था ऑडिट में। और सिमिलरली जब आप स्टैट्यूटरी ऑडिट पर जाते हो या किसी भी आप ऑडिट पर जाते हो, तो वहां पर आप प्रूफ कैसे करोगे कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन है? प्रूफ करोगे एविडेंस के बेस पर, और उस एविडेंस को रख लेना, अपने पास रख लेना, उसे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। सिर्फ इतने ही हेल्प नहीं करेगा आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कि आप क्लाइंट को प्रूव कर सके कि देखिए आपकी ये गलती है और हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स आए थे उसकी हमने एक फोटो स्टेट अपने पास रखी हुई है। सिर्फ इसी में हेल्प नहीं करेगा, बल्कि जब आपका कोई ऑडिट करने आएगा, आपकी फर्म का कोई ऑडिट करने आएगा, तो वो भी ये चेक कर सकता है कि हाँ, इन्होंने जो भी अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखी है, जो भी इन्होंने वीकनेस हाईलाइट करी है, उसके पीछे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, हवा में बात नहीं कर रहे हैं।
तो ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का एक और रोल है, दैट यू हैव परफॉर्म द ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एज पर लॉज एंड रेगुलेशन। वो आप सामने वाली पार्टी को प्रूव कर सकते हैं, मैंने इंडिपेंडेंस के साथ, ऑब्जेक्टिविटी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ काम किया है। वो सारी चीजें आप दर्शा भी सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन के बेस पर। मैंने सारे एसेज का पालन किया है, सारे लॉज रेगुलेशन का पालन किया है, ये आप दिखा सकते हैं एसेज के बेस पर। तो ये तो बाहर वालों को अगर हमारा ऑडिट होता है तो हम उन्हें प्रूफ करके दिखा सकते हैं कि हमने सारी चीजें फॉलो करी है। दूसरी बात है कि आप जब एक टीम जाती है ऑडिट पर तो एक इंगेजमेंट पार्टनर होता है, उसे क्वालिटी इंश्योर करनी होती है, उसे रिव्यू भी करना होता है। जो आपकी टीम काम कर कर आएगी उसे वो चेक करेगा बिफोर साइनिंग ऑन एनी रिपोर्ट। तो अब उस वाले बंदे को आप वेरीफाई कैसे कराओगे कि जो भी चीजें आपने रिपोर्ट में लिखी है वो ठीक लिखी है, जो भी ऑब्जर्वेशन आपने लिखी है वो ठीक लिखी है, ये जो भी आप ट्रू एंड फेयर पर ओपिनियन दे रहे हो वो ठीक दे रहे हो। कैसे प्रूफ करोगे? डॉक्यूमेंट के बेस पर। जो क्लाइंट है जिसकी चीजें हम चेक कर रहे हैं, पीएनएल के आइटम चेक कर रहे हैं, बैलेंस शीट में हम बैलेंस कंफर्मेशन मंगवा रहे हैं, वो भी एक डॉक्यूमेंट है, वो भी एक एविडेंस है, उसको रखोगे वो भी एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का काम करेगा। तो ये जो हम क्लाइंट के डॉक्यूमेंट अपने पास रख रहे हैं, क्या सिर्फ यही ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता है या कुछ और भी हो सकता है? आप बताइए, सोचिए 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 सोचिए, कुछ और भी हो सकता है। जो क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स हमने चेक करे हैं, जो क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग हमने जिस तरीके से करी है, उस तरीके में भी जो हमने चीजें करी है ना, उसका प्रिंट आउट भी लेकर अगर लगा लें हम, तो वो भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने मान लेते हैं कि 100 आइटम में से 10 की सैंपल चेकिंग करी है, तो 10 आइटम की जो सैंपल चेकिंग करी, जो सैंपल बनाया, तो वो सैंपल टोटल का कितना परसेंट है? मैंने देखा अच्छा 25% है। क्यों 25% में सैंपल ले रहा हूं 100 का? इसे बोलते हैं एक्सटेंट, कितनी डीप में चेकिंग कर रहा हूं। 25% आइटम पर चेकिंग कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैंने जब कंट्रोल चेक करे थे इसके, इस एंटिटी के, तो वो बहुत स्ट्रांग निकले थे। मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल चेक करे अलग अलग आइटम्स पे, सैंपल पर, एक एक दो आइटम पर चेक करा, वो कंट्रोल बहुत स्ट्रांग थे। यानी जो प्रोसीजर बनाया है वो प्रोसीजर ये एंटिटी फॉलो करती है। तो इससे मेरा जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है उस पर मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा कम होगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं होगी, क्योंकि एंटिटी के जो कंट्रोल है उसका पालन किया जा रहा है। तो ये देखकर मैंने वो 25% का सैंपल चूज करा, ज्यादा अपना सैंपल नहीं बढ़ाया। हालांकि अगर मुझे उस 25% में दिक्कत मिलेगी तो मैं सैंपल को और भी बढ़ाऊंगा। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में ना ही सिर्फ ये आता है कि वो जो सैंपल मैंने चेक करे किस डॉक्यूमेंट के बेस पर चेक करें, बल्कि ये भी आता है कि जो मैंने सैंपलिंग करी है 25%, जो सैंपलिंग मैंने करी है वो मैंने कैसे करी है, यानी जो ऑडिट प्रोसीजर मैं लगा रहा हूं वो किस आधार पर लगा रहा हूं। अगर मैं कोई प्रोफेशनल जजमेंट ले रहा हूं तो किस आधार पर ले रहा हूं, उसकी जस्टिफिकेशन, उसका बेसिस क्या है। ऑडिटर अपने ओपिनियन दे रहा है तो किस बेसिस पर दे रहा है, ऑडिट एविडेंस और बहुत सारी चीजें। मैनेजमेंट की जजमेंट है, उसको भी ऑडिटर देखेगा, वैलिडेट करेगा कि सही है या नहीं है, मुझसे डिफर करती है नहीं करती, मुझे ठीक ठाक तो लगती है ना, मैनेजमेंट कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश तो नहीं कर रही ना। मतलब ऑडिटर जो अपना ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा है उसको भी डॉक्यूमेंट करना जरूरी है कि हमने सारा काम ठीक ठाक किया है, हमने काम किया है, और उस काम की जो चेकिंग करी है और जो हमारे पास फोटोज वगैरह आई, जैसे हमने क्लिक करी थी, इंस्पेक्शन करने गए थे या स्टॉक ऑडिट पर हम गए थे, हमने साइन वगैरह लिए किसी से, हमने कोई और चीजें चेक करी जैसे कि बिल्स वगैरह होते हैं, उन सब का डॉक्यूमेंट हमने लिया, तो वो सारी चीजें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कहलाएगी। इसे कई बार हम ऑडिट के वर्किंग पेपर्स भी बोलते हैं, ऑडिट वर्किंग पेपर या वर्क पेपर्स। भैया अपने वर्क पेपर दिखाना। अब ये जरूरी नहीं है कि जो आपके वर्क पेपर्स हैं वो हार्ड कॉपी में हो, वो लैपटॉप में भी हो सकते हैं ना सर। जो बिल वगैरह हैं वो आपके पास स्कैंड भी आ सकते हैं ना, हम तो स्कैंड ही लेते थे। हम ऑडिट फाइल में एक फाइल बनाते थे, उसमें भी बहुत कम डॉक्यूमेंट्स होते थे, सारी चीजें स्कैंड। और अब धीरे धीरे सब लोग जो है स्कैनिंग की तरफ जा रहे हैं। यदि मैं आपको यहाँ की बात बताऊं, अपने लर्नजअप की बात बताऊं, जितने भी लोग एसोसिएट हैं यहाँ से, कोई कागज में काम नहीं होता है, सब ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन। और अलग अलग जगह पर बैठ के लोग काम कर रहे हैं, कोई बैंगलोर में है, कोई दिल्ली में है, कोई और किसी पार्ट में है। तो मेरा तो यही है, 0 पेपर वर्क, 100% इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। खैर, एक मैंने माहौल बनाने की कोशिश करी, आपको आइडिया देने की कोशिश करी है कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, किस किस चीजों की होती है।
अब इन सब के बाद हम आपका ऐसे 230 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? इट इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड द कंक्लूजन द ऑडिटर रीच्ड, ऑल्सो नोन एज ऑडिट वर्किंग पेपर्स और वर्क पेपर्स। यही मैंने आपसे कहा था, ना ही सिर्फ जो एविडेंस हमारे हाथ लगे बल्कि हमने अपने ऑडिट प्रोसीजर्स कैसे परफॉर्म करें। अब मेरे को ये भी याद आ गया कि ऑडिट प्रोसीजर हम लिखते थे। चलो मैं आपको दिखा देता हूं कैसे हम वर्क पेपर में ऑडिट प्रोसीजर लिखते थे। आपको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दिखाई जाएगी, अभी कैश एंड बैंक बैलेंस की चेकिंग का भी दिखाऊंगा प्रोसीजर क्या है। मतलब यही नहीं कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट हाथ लगे वही ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होगा, वही ऑडिट एविडेंस हमारा डॉक्यूमेंट होगा, नहीं। वो ऑडिट एविडेंस जरूर है और हम उसे डॉक्यूमेंट भी करेंगे, बट जो प्रोसीजर हमने लगाए हैं हम उसे भी डॉक्यूमेंट करेंगे कि हमने क्या चेकिंग करी और क्यों चेकिंग करी, ऐसी ही क्यों चेकिंग करी, यही सैंपल हमने क्यों बनाया, क्या प्रोसीजर आपने अपनाया। खुद का प्रोसीजर भी लिखोगे और उस प्रोसीजर को अप्लाई कर जो चेकिंग करी है उसके दौरान जो डॉक्यूमेंट हाथ लगे उसे भी आप लिखोगे। ये देखिएगा, मतलब कहीं पर मैंने आ रहे हैं यहाँ पर, अब कॉन्फिडेंशियल पार्टी के नाम वाम तो आ ही रहे हैं। ये देखिए ऑडिट प्रोसीजर, तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, मतलब ये मैंने खुद ही बनाया था जब ऑडिट पर गया था। तो अदर एक्सपेंसेस की चेकिंग का मैं आपको वर्क पेपर दिखा रहा हूँ कि हमने क्या चेक करा। चेक्ड इनवॉइसेस ऑफ द अदर एक्सपेंसेस ऑन सैंपल बेसिस, रेफर शीट अदर एक्सपेंसेस जिसका लिंक लगा दिया है। ऑब्जर्वेशन जो आई वो भी लिख दिया, नो एग्रीमेंट विद द कंपनी regarding IT support services. Internet expenses of company are wrongly allocated to different heads. Computer software and maintenance internet expense or computer service charge. Checked the security bill for completeness, TDS deduction and standard taken. Staff welfare, ये expenses का मैंने यहाँ पर प्रोसीजर लिखा हुआ है, क्या क्या प्रोसीजर हमने expenses की चेकिंग में यूज करे, क्या क्या हमने प्रोसीजर लगाए। ना ही सिर्फ बैलेंस कंफर्मेशन, पता नहीं कुछ कॉन्फिडेंशियल लीक ना हो जाए यहाँ पे चीज़ें, ठीक है ना। स्टैट्यूटरी ऑडिट फॉर द ईयर एंडेड 2014 में जब आर्टिकलशिप कर रहा था तब की बात है। कैश एंड बैंक बैलेंस ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या यूज़ करें आपने, क्या प्रोसीजर आपने लगाए हैं ऑडिट के। वेरीफाइड कैश बैलेंस विद कैश सर्टिफिकेट एंड वी वर प्रेजेंट देयर व्हेन कैश फिजिकली वेरीफाइड बाय द मैनेजमेंट। वेरीफाइड कट ऑफ प्रोसीजर्स क्या होते हैं बाद में करेंगे। वेरीफाइड बैंक रिकंसिलिएशन एंड इंश्योर्ड नो रेवेन्यू आइटम फॉर्म पार्ट ऑफ द बैंक स्टेटमेंट। वेरीफाइड नो स्टेल चेक फॉर्म पार्ट ऑफ द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। वेरीफाई एफडी डिटेल्स विद द ओरिजिनल एफडी। ओरिजिनल एफडी, एफडी कोई स्कैंड कॉपी में नहीं सर, ओरिजिनल एफडी चेक करिए। वेरीफाइड सब्सिक्वेंट चेक फॉर आइटम स्टैंडिंग इन बैलेंस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बाद में क्लियर हुए नहीं हुए, बात की चेकिंग भी कर ली। वेरीफाइड इंटरेस्ट इनकम प्रोवाइडेड फॉर द ईयर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। वेरीफाइड क्लासिफिकेशन ऑफ करेंट नॉन करेंट कैश इक्विवेलेंट एंड वेरीफाइड प्रॉपर डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिस्क्लोजर भी चेक करना बहुत जरूरी है। ऑब्जर्वेशन आई वो नीचे लिख लिया, करंट अकाउंट वगैरह की डिटेल आ रही है, हाइड करना पड़ेगा मुझे। डन बाय, रिव्यू बाय सबसे नीचे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है ना भाई। रिव्यू होता है ना चीजों का, समझ में आया आपको। रिव्यूअर भी सारी चीजें कर पाए उसके लिए आप वर्क पेपर्स बनाते हैं। तो मैंने आपको कुछ वर्क पेपर दिखाए, बाकी बहुत सारे वर्क पेपर हैं। मेरे पास इतना टाइम तो नहीं कि मैं प्रैक्टिकल ऑडिटिंग का कोर्स बना पाऊं। बनाने को बना सकते हैं, टाइम नहीं है कि प्रैक्टिकली ऑडिट कैसे करना है स्टार्ट से एंड तक। 3-4 एंटिटीज पर, एक स्टार्टअप एंटिटी, एक मैन्युफैक्चरिंग एक सर्विस एंटिटी ले ली, एक थोड़ा सा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट ले ली, एक आपकी मैंने ले लिया जो शेयर्ड सर्विस प्रोवाइड करती है बाहर वाली एंटिटी को, आउटसोर्सिंग यूनिट है। अलग अलग टाइप की एंटिटीज की हम ले सकते हैं और ऑडिट का पूरा प्रोग्राम बनाकर आपको दे सकते हैं, भैया ऐसे होता है। छोटी जगह पर जाओगे वहां तो प्रोसीजर होता ही नहीं है कुछ, मतलब किया होगा प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेशन ठीक से होती नहीं है, वर्क पेपर ठीक से बनते नहीं है। जितनी बड़ी जगह ऑडिट करने जाओगे वहां पर बेटर ऑडिट के वर्किंग पेपर्स बनते हैं। तो ठीक है सर, इन प्रैक्टिकल ऑडिट देयर इज सिंपल रूल, नो डॉक्यूमेंटेशन इक्वल टू नो ऑडिट। अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करा तो ऑडिट आपने नहीं किया सर। आप जितना ही अपने मुंह से बोल रहे मैंने ऑडिट कराया, बट वर्क पेपर कहाँ हैं आपके? आपके मैं गया, मैं सब कुछ चेक कर आया, अरे बस जाकर देख कर आ गए, ये हो गया ऑडिट। हाँ मैंने देखा मोटा मोटी सब कुछ ठीक है, अरे भाई डॉक्यूमेंट तो दिखाओ, क्या प्रोसीजर आपने लगाए, क्या वहां पर वेरीफाई करा, उसका प्रूफ भी लगाओ पीछे, और रिव्यूअर को ये प्रूफ करके बताओ कि जो भी चीज आपने करी है वो एक्चुअली में करी है। एक तरह से आप ये देख सकते हैं कि मुझे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कितनी करनी है, किस एक्सटेंट तक करनी है,
वो आप बहुत ही सिंपल तरीके से पता लगा सकते हो। इतनी डॉक्यूमेंटेशन रखनी है मेरे को अपने वर्किंग पेपर्स की, जो मैंने एविडेंस कलेक्ट करे हैं, इतनी मेरे को रखनी है डॉक्यूमेंटेशन कि मैं रिव्यूअर को बता पाऊं कि एक्चुअली में मैंने ये काम किया है, प्रूफ के साथ बता पाऊं। अच्छा सर, उसके लिए आप क्या करेंगे? ऑडिट फाइल रखेंगे अपने पास एक, जिसमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रखी गई है। ऑफलाइन रख लें या फिर आप ऑनलाइन रख लें, जैसे एक्सेल में रख लें, वो भी आपकी एक ऑडिट फाइल है। और अगर आप ऑफलाइन रखते हैं तो आप ऑफलाइन भी प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं। ऑडिट फाइल का मतलब है वन और मोर फोल्डर्स और अदर स्टोरेज मीडिया इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कंटेनिंग द रिकॉर्ड्स दैट कंप्राइज द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर ए स्पेसिफिक एंगेजमेंट। जो भी एक स्पेसिफिक एंगेजमेंट के लिए आप गए हैं, उसका जो सारे के सारे रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, उसे आप कहाँ रखते हैं, जिस जगह पे रखते हैं उसे ऑडिट फाइल बोलते हैं। एक्सेल फाइल में रखा है वो भी एक ऑडिट फाइल हो सकती है, और अगर आपने हार्ड कॉपी में फाइल में रखा है वो भी एक ऑडिट फाइल हो सकती है, जिसे ऑडिट के वर्किंग पेपर्स भी बोला जाता है। नेचर एंड पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है सर? ये आपका ऐसे 230 में लिखा है, वाई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड। इसलिए जरूरी है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ताकि हम एविडेंस दे सके दैट द ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द एसेज एंड एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। डॉक्यूमेंटेशन का यही पर्पस है ना, कि हम सामने वाले को एविडेंस दिखा सके कि हमने जो भी काम किया है, जो भी हमने प्लानिंग करी है और जो परफॉर्म किया है, हमने एसेज के हिसाब से किया है। जी हाँ, आपका ऐसा भी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आएगा जो कि प्लानिंग की बात करता है कि आप ऑडिट की प्लानिंग कैसे करें, उसके लिए भी ऐसे है। ऑडिट में एग्जीक्यूट कैसे करें, उसके लिए भी ऐसे है। और जो चीजें आप कर रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट कैसे करें, उसके लिए भी ऐसे है। क्वालिटी कंट्रोल कैसे मेंटेन करें, उसके लिए भी ऐसे 220 था। और ऑडिट को एक्सेप्ट कैसे करें, उसके लिए भी ऐसे 210 था। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का क्या है, वो भी ऐसे 200 में लिखा था। फ्रॉड वगैरह होगा तो क्या हमें करना है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका भी ऐसे नेक्स्ट पढ़ेंगे। ऑडिट एविडेंस क्या होता है, उसका भी एक ऐसे है। ऑडिटर रिपोर्ट क्या है, उसके लिए भी ऐसे है। यानी सारी चीजें ऑडिट की जो है ऐसे 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 में लिखी हुई है। ऐसे कर लिया, यानी कि सब कुछ कर लिया आपने। ऑलमोस्ट 80% आपने ऑडिट कर लिया, चाहे सीए फाइनल में आए या जो भी आए, आपको आता होगा ऑडिट। और प्रैक्टिकली आप जाकर इस प्रोसीजर के हिसाब से अगर करेंगे तो आप किसी भी फर्म में चले जाएं, वहां पर आप 4 चांद लगा देंगे। सही बोल रहा हूं? ऑडिट का ऐसे आना चाहिए, तभी तो उसके हिसाब से कर पाओगे। ठीक है भैया, इसलिए चाहिए होता है एविडेंस होगा, ताकि कि हमने ऑडिट जो प्लान करी, परफॉर्म करी, वो एज पर एसेज करिए, एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करिए। Also, it provides evidence of the basis upon which conclusion is reached in the auditor's report। भाई ऑडिटर अपना कंक्लूजन जो भी वो कह रहा है, भैया ट्रू एंड फेयर पर व्यू दे रही है या व्यू नहीं दे रही है, या इन चीजों को छोड़कर दे रही है, या मैं अपनी ओपिनियन ही नहीं दे पाया, जो भी वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखना चाहता है तो लिखे, पर उसके जो उस कंक्लूजन है उसका बेसिस क्या है सर, उस बेसिस का जो एविडेंस है वो आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा। अच्छा, ये इसने चेकिंग करी, ये इसके पास सर्कमस्टेंस है, ये ऑब्जर्वेशन थी, इस वजह से इस कंक्लूजन पर पहुंचा है, बात खत्म। बात खत्म सर। लॉज एंड रेगुलेशन में रिक्वायर एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है सर। लॉज एंड रेगुलेशन की अलग डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, और अगर ऐसा है तो उसके हिसाब से हमें रखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। ऐसे तो बोलता ही कि रखना है, जो ऑडिट प्रोसीजर आपने परफॉर्म करें और जो आप वहां पर चीजें कलेक्ट करेंगे एविडेंस वगैरह अपनी चेकिंग के दौरान, वो तो आप करेंगे डॉक्यूमेंट। पर उसके अलावा अगर कोई लॉ बोलता है कि ये चीज डॉक्यूमेंट कर लेना, तो उसे भी आप डॉक्यूमेंट करेंगे। अदर पर्पसेज ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है सर? ए की पावर 3 आर और E3, मतलब आर लिख दिया आर। अरे इसको ईयर भी लिख सकते थे यार, अभी ध्यान में आया, आर को ईयर भी लिख सकते थे। ये तो ऐसी एक मेमोरी टेक्निक बनाने के लिए थोड़ा सा निमोनिक्स लिख दिया क्योंकि बन रहा था यहाँ पे, तो इसको ईयर भी आप कर सकते हो। EAR, 3E 3R, 3E 3A और 1R। क्या है भैया अदर पर्पसेस क्या है? अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस क्या है, तो प्राइमरी पर्पस तो आपको पता लग गया, नेचर ऑफ पर्पस क्या है, कि आप प्रूव कर सकें ऑडिट आपने एससी के हिसाब से, लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से करी, और जो ऑडिटर ने कंक्लूजन अपना रीच करा है वो किस बेसिस पर करा है उसका एविडेंस आप प्रोवाइड कर सकें। ये तो बेसिक पर्पस हो गया। हालांकि आपकी बुक में जो अदर पर्पसेस ऐसे में लिखे हैं, आपकी बुक में उसको सिर्फ पर्पस करके लिखा हुआ है, जबकि मेन पर्पस तो ऊपर लिख ही दिया है, अदर पर्पस नीचे लिखे हुए हैं। क्या है सर अदर पर्पस? असिस्टिंग द एंगेजमेंट टीम। 3 बातें, एंगेजमेंट टीम को 3 चीजों के लिए ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन असिस्ट करेगा। टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट, टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द ऑडिट वर्क, टू डिस्चार्ज देयर रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज पर SA 220।
क्वालिटी कंट्रोल वाला जो ऐसे था। मतलब यार कौन बंदा क्या परफॉर्म करेगा, क्या उसका भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन लेना होता है क्या? हाँ जी, आपने पहले प्लानिंग करी, प्लानिंग कर कर आपने बोला कि ऐसे ऐसे हम ऑडिट करेंगे, ऐसे ऐसे ऑडिट के प्रोसीजर लगाएंगे, ये बंदा ये काम करेगा, उसका भी कुछ होता है क्या, चार्ट वार्ट बनता है क्या? जी हाँ, प्लानिंग स्टेज पे ही बन जाता है, तो उसको भी डॉक्यूमेंट करेंगे। हाँ, और उससे क्या मदद मिलेगी, वो भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हो गया ना, उससे क्या मदद मिलेगी, जो आपकी एंगेजमेंट टीम वहां पर काम करने जा रही है उनको असिस्ट करेगा टू प्लान एंड परफॉर्म दी ऑडिट। कागज पर ले आओगे, डॉक्यूमेंट में ले आओगे, कहीं एक्सेल में भी ले आओगे, वर्ड में भी ले आओगे, एमएस वर्ड जो होता है उसमें भी लिख लोगे कौन क्या काम करेगा, कैसे करेंगे, तो उससे इस डॉक्यूमेंटेशन से हेल्प होगी कि वो अकॉर्डिंगली प्लान कर पाए जब ऑडिट एक्चुअली में एग्जीक्यूट करना है, डायरेक्ट और सुपरवाइज कर पाए ऑडिट वर्क को, क्योंकि चार्ट में लिखा हुआ है अच्छा इस दिन को कट ऑफ प्रोसीजर होगा, इस दिन को हमें बैलेंस कंफर्मेशन के लिए अप्लाई करना है, या फिर हमें फिजिकल कैश वेरिफिकेशन करना है, स्टॉक काउंट करने के लिए इस दिन जाना है। क्या होगा सर, हेल्प होगा डायरेक्ट सुपरवाइज करने में, कौन बंदा क्या काम कर रहा है, अच्छा ये बंदा ये काम कर रहा है, ठीक है, उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, भाई ये भी चेक कर लियो कितना काम हुआ बता मुझे। वो जो ऑडिट की टीम बनी हुई है ना, एक मैनेजर होगा, आर्टिकल असिस्टेंट होंगे, कुछ नए फ्रेशली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, तो उन्हें हेल्प हो जाएगी टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द ऑडिट वर्क एंड टू डिस्चार्ज देयर रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर डॉक्यूमेंटेशन होगा किसने क्या काम किया है, तो वो अपनी रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा पाएंगे। रिव्यूअर भी आएगा ना सर, रिव्यूअर भी आएगा, सबने काम किया और छुट्टी पे चले गए, अब किसने क्या काम किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन नहीं करी थी, कोई चार्ट नहीं बनाया था कौन बंदा क्या काम करेगा, क्या होएगा फिर, रिव्यूअर परेशान हो जाएगा, भाई मेरे को रिव्यू कौन कराएगा भाई, आप क्योंकि ये काम तो उसने किया था, उसने किया था, उसने किया था, भाई एक फॉर्मल अब चीज पे लिख लो ना, किसने काम किया है, कौन क्या काम करेगा, एक फॉर्मल जगह पे लिख लो आप, और रिव्यूअर को भी उससे मदद मिल जाएगी ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज कर सके, और आपने काम कैसे कैसे किया उसको भी आप डॉक्यूमेंट करो ताकि रिव्यूअर रिव्यू कर सके। तो असिस्ट करते हैं एंगेजमेंट टीम को प्लान करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए ऑडिट, डायरेक्ट सुपरवाइज करने के लिए ऑडिट वर्क, और रिव्यूअर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए। 3 ए हो गए सर। एक और आपका ये रहा, रिटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस टू फ्यूचर ऑडिट्स। मतलब जो सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं यदि आप उसका रिकॉर्ड रिटेन कर लोगे तो फ्यूचर ऑडिट में भी वो काम आ सकता है। इस ऑडिट में जो सिग्निफिकेंट मैटर अराइज हुए उससे जो जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स हैं उसे रख लीजिए, उसे रख लीजिए, सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं सर वो। नेक्स्ट ईयर पता है क्या होगा, क्लाइंट बोलेगा यार ये मेरे पास ईमेल आया था अब गुम हो गया है। अगर ऑडिटर ने वो अपने पास रख लिया जो सिग्निफिकेंट मैटर थे, उसके जो ईमेल वगैरह कलेक्ट हुए वो भी तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, ईमेल्स वगैरह, कोई फाइल्स वगैरह जो आई, कोई स्कैन्ड कॉपी वगैरह, ये सब रख लिया, तो नेक्स्ट बार उस मैटर के बारे में जब चर्चा होगी या उससे जुड़े हुए मैटर अराइज होंगे तो आप कहेंगे 1 मिनट रुक जाओ, पुराना जो वर्किंग पेपर है उसको देख लेता हूं, तो उसमें भी हेल्प करेंगे। रिटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस टू फ्यूचर ऑडिट्स। और 3 आपके ई है सर, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से इनेबलिंग अकाउंटेबिलिटी विद इन एंगेजमेंट टीम फॉर द वर्क परफॉर्म बाय ईच मेंबर। सब लोग चले गए ऑडिट करने के लिए, थोड़ा बहुत काम कर लिया, फिर बाद में जो मैनेजर आया कहता अरे यार ये तो तू कर रहा था ना काम, वो कहेगा नहीं मैं थोड़ी कर रहा था, ये तो तू कर रहा था। एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लग जाएंगे, अरे चेकिंग नहीं करी आपने इस वाली चीज की, इस वाले पर्टिकुलर एरिया की, कहेंगे नहीं सर ये तो इसको करनी थी, एबीसी को करनी थी, नाम नहीं ले रहा किसी का, वो कहेगा नहीं ये तो इसको करनी थी। एक दूसरे में इल्जाम लगाए, मजे से गए, खाया पिया ऐश करा, ऑडिट वगैरह कुछ किया नहीं है सर। तो पहले ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में लिख लो ये बंदा ये काम करेगा, अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी सर। जब आपका मैनेजर आकर चेक करेगा तो वो बोलेगा अच्छा ये काम तो तुझे दिया था, किया नहीं किया, अकाउंटेबिलिटी आ गई विद इन एंगेजमेंट टीम, अच्छा यार ये मुझे करना है, ये तुझे करना है, अकाउंटेबिलिटी, इस काम की ओनरशिप मैं ले रहा हूं। अनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज एंड इंस्पेक्शंस। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो पाएगा, इंस्पेक्शन हो पाएगी अगर आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करेंगे ठीक से। इनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ एक्सटर्नल इंस्पेक्शंस इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल लीगल रेगुलेटरी अदर रिक्वायरमेंट। अगर कोई एक्सटर्नल इंस्पेक्शन भी हो जाती है, जैसे कि आपको पता है कि फर्म का भी रिव्यू होता है जिसको पीयर रिव्यू बोलते हैं, एक्सटर्नल इंस्पेक्शन होगी तो भी आप दिखा सकते हैं कि देखिए सर हमने जो सारा काम किया, ऐसे असाइन की थी ड्यूटीज, ऐसे काम हुआ है, ये ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करें, ये एविडेंस कलेक्ट करें, ये कंक्लूजन रीच करा है, सारी चीजें आप दिखा सकते हैं। तो ये जो है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक तरह से पर्पस सॉल्व करता है, एंगेजमेंट टीम को असिस्ट करता है प्लान परफॉर्म करने के लिए ऑडिट, डायरेक्ट सुपरवाइज करने के लिए ऑडिट वर्क, डिस्चार्ज करने के लिए रिव्यू वर्क। रिटेन करेंगे रिकॉर्ड सिग्निफिकेंस जो मैटर है तो फ्यूचर ऑडिट में काम आएगा, और साथ में इनेबल करेगा अकाउंटेबिलिटी,
इनेबल करेगा क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कर पाए, और इनेबल करेगा कि एक्सटर्नल बंदा भी इंस्पेक्शन के लिए आता है तो वो भी कर पाए। रट्टा लग गया सर, समझ में आ गया, रट्टा लग गया, दोनों काम हो गए। अब आप चाहें तो इसको ईयर लिख लेना, आर को ईयर लिख लेना सर, मेरे उस टाइम दिमाग में भी नहीं आया था, अभी भी नोट्स बनाए मैंने, तो सेम चीजें आ रही थी इसलिए उसको मर्ज कर दिया। आगे देखते हैं, फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसी होनी चाहिए? सर्वप्रिय होनी चाहिए, जो सबको अच्छी लगे वैसी होनी चाहिए। हाँ, कुछ भी बोल रहा हूं मैं भाई, हाँ ऐसा ही होना चाहिए। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा बेटर हो, अच्छा हो, ताकि जो बंदा उसे समझने की कोशिश करे उसे समझ में आ जाए, राइट। ऐसी डॉक्यूमेंटेशन करिए कि पेपर आगे पीछे लगाए हुए हैं, स्टार्टिंग में होता है सर रिव्यू करवाने गए, अरे लिया तो सर डॉक्यूमेंट, कॉपी ली थी मैंने इसकी, स्कैन कॉपी तो नहीं है, हार्ड कॉपी ली थी, कहाँ रख दी, किस फाइल में रख दी, मिल नहीं रही, अभी देखते हैं। सारे पन्ने दोबारा पलट के देखोगे रिव्यू करवाने के टाइम, नहीं सर, रेफरेंसिंग कर लो, रेफरेंसिंग। हाँ, ऑनलाइन फाइल में लिख लो कि ये फाइल में मैंने ये डॉक्यूमेंट लगा, ये रेफरेंस है, पेज नंबर डाल दिया उसका, कुछ ना कुछ कोड दे दिया उसको, पेज को कोड दे दिया। वो भी एक अलग मुद्दा है, पूरा ऑडिट सिखाएंगे प्रैक्टिकल में कैसे होता है, बाद में सिखाएंगे। फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है? द ऑडिटर शैल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, the auditor shall prepare audit documentation that is sufficient to enable an experienced auditor having no previous connection with the audit to understand। ऐसा experienced auditor जिसने पहले ऑडिट नहीं करा है, वो वाला, वो पर्टिकुलर असाइनमेंट नहीं करा है, वो एक्सपीरियंस ऑडिटर भी समझ पाए। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड, रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड एंड ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट, प्रोफेशनल जजमेंट मेड एंड कंक्लूजन रीच देयर ऑन। कि आपके ऑडिट प्रोसीजर की नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट क्या थी, क्या भला है नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट। ये देखिए सर, नेचर का मतलब है आपका टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या था, इंस्पेक्शन करा, ऑब्जर्वेशन करा, फिजिकल वेरिफिकेशन करा, क्या किया आपने। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड, टाइमिंग का मतलब किस वक्त परफॉर्म किया, बैलेंस शीट डेट पर, उससे पहले, बाद में, साल के बीच में, किस टाइम आपने परफॉर्म किया सर। और एक्सटेंट, कितना इन डेप्थ परफॉर्म किया, जैसे कि आप सैंपल ले रहे हैं, सेल्स को चेक कर रहे हैं, कितने आइटम्स पर चेकिंग करी है। तो नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट जो आपकी ऑडिट प्रोसीजर की है, उसे वो समझ पाए कि अच्छा ये इसने प्रोसीजर अपनाया है, इस टाइम इसने किया था और इतनी एक्सटेंट तक किया था, वो समझ पाए। ऐसी आपकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। ये आपके कोर्स में नहीं है, ये ऐसे 230 में है, आपकी बुक में हटाया हुआ है सिर्फ ये वाला पार्ट, छोटा सा, ये जो 3-4 लाइनें लिखी है वो। रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड एंड ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से पता लग जाए और जो सिग्निफिकेंट मैटर्स आए हैं उस पर क्या प्रोफेशनल जजमेंट ली है, क्या आपने उसका कंक्लूजन रीच करा है, ये सभी चीजें पता लग जाए, ऐसा होना चाहिए आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑन व्हाट फैक्टर्स द फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड्स। इसका क्या मतलब था, डॉक्यूमेंटेशन कैसी करनी चाहिए भाई, ऐसी तो करनी चाहिए जिससे सामने वाला जो एक्सपीरियंस ऑडिटर है, जिसने पहले उस असाइनमेंट पर ऑडिट नहीं किया, वो भी समझ पाए कि ऐसे ऑडिट हुआ है, ये सिग्निफिकेंट मैटर थे, ऐसे कंक्लूजन रीच कर रहे हो आप लोग, ये नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑडिट प्रोसीजर की, वो तो समझ ही पाए। साथ में ये डिपेंड करता है कि आप डॉक्यूमेंटेशन कैसा करें, डिपेंड करता है कि एंटिटी का साइज और कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, बहुत सिंपल सी है, उस पर डिपेंड करता है कि ऑन व्हाट फैक्टर दी फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड्स, कि आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किस फॉर्म में करेंगे। अब ये बुक में नहीं समझाया हुआ कि फॉर्म क्या होती है, बट मैं ये अनुमान लगा सकता हूं कि फॉर्म का मतलब है कि आप डॉक्यूमेंटेशन आप हार्ड कॉपी में ले रहे हैं या सॉफ्ट कॉपी में ले रहे हैं। एक तरह से अगर बहुत बड़ा क्लाइंट है, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स है, हार्ड कॉपी लेना पॉसिबल नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी फाइल बन जाएगी, तो आप सॉफ्ट कॉपी में लेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन में आप क्या चीजें कलेक्ट करेंगे, उसका कंटेंट क्या होगा और कितने एक्सटेंट तक आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, वो डिपेंड इस पर भी करता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो फुलफिल होना ही चाहिए, सामने वाला ऑडिटर समझ पाए, साथ में जो एंटिटी का साइज और कॉम्प्लेक्सिटी है उस पर डिपेंड करता है। ऑडिट की जो मेथोडोलॉजी आपने लगाई है, जो टूल्स यूज करे हैं, जो प्रोसीजर आपने लगाए उस पर डिपेंड करता है कि आप उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन लेंगे। अब अगर आपने प्रोसीजर कोई लगाया है, डॉक्यूमेंटेशन आप उस प्रोसीजर के हिसाब से लेंगे ना सर, दूसरे प्रोसीजर के हिसाब से नहीं ले सकते। नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, जी हाँ वही चीज है, ऑडिट की मेथोडोलॉजी और उससे फिर निकला हुआ जो ऑडिट का प्रोसीजर है, दोनों पर डिपेंड करता है किस फॉर्म, कंटेंट में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को रखेंगे। आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, कितना मटेरियल मिस स्टेटमेंट का रिस्क है सर, ज्यादा है डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा कर लो सर, कम है रिस्क
कम डॉक्यूमेंट रखें, काम चल जाएगा। इसके प्रोसीजर स्ट्रांग है, उसका हमने वेरीफाई कर लिया, उसके डॉक्यूमेंट्स हमने ले लिए हैं। अब जो फिर हम आगे सैंपल चेकिंग कर रहे हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, वहां पर ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लोगे तो भी काम चल जाएगा। जहां पर गड़बड़ी होने की शंका ज्यादा है वहां पर ज्यादा डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लो। क्यों सर? अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए कि भैया हमने तो यहाँ देखा था रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने की संभावना ही थी, इसके लिए किस एक्सटेंट तक डॉक्यूमेंटेशन करेंगे वो हमने बढ़ा दिया। सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, कितना पावरफुल एविडेंस है सर? हल्के फुल्के एविडेंस हाथ लग रहे हैं आपके, क्या होगा सर? क्या होगा? ज्यादा डॉक्यूमेंट्स रख लो, ज्यादा डॉक्यूमेंट्स को कोलेट कर लो भाई, एक दूसरे के सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं। एक पुख्ता डॉक्यूमेंट हाथ लग गया, पुख्ता, यहाँ फ्रॉड हुआ था उसकी एक ईमेल हाथ लग गई, जिसमें डायरेक्टर ने फ्रॉड करने वालों को ईमेल लिखी थी, वो आपके हाथ लग गई है गलती से, कहीं शेयर ड्राइव में पड़ी थी, आपको मिल गई। क्या करोगे उस डॉक्यूमेंट का? आप रख लो सर, रख लो, वो एक प्रूफ है कि इस एंटिटी में फ्रॉड हुआ था। एक डॉक्यूमेंट भी बहुत काम आ सकता है, समझ रहे हो? अब छोटे मोटे डॉक्यूमेंट नहीं, अगर बहुत पुख्ता है तो उसको तो डॉक्यूमेंट जरूर कर लेंगे। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड, एक्सेप्शंस होती है कि जो आप ऑडिट प्रोसीजर अपना रहे हैं, लगा रहे हैं, उसके हिसाब से जो चीजें नहीं होती है वो एक्सेप्शंस है। तो वहां पर आप सोचते हैं कि मैं दूसरा ऑडिट प्रोसीजर लगाऊं या इसको छोड़ दूं। छोटा मोटा आइटम है जो इससे डेविएट कर रहा है मेरे ऑडिट प्रोसीजर से, अगर मैं आपको ऑडिट प्रोसीजर समझाने लग गया एग्जाम्पल के साथ तो शायद आधा घंटा उसी में लग जाएगा, प्रैक्टिकल ऑडिट में हम चले जाएंगे, तो उतना इन डेप्थ हम नहीं जाएंगे। आगे देखते हैं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में बी रिकॉर्डेड ऑन पेपर और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड एग्जाम्पल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। आपने ऑडिट प्रोग्राम बनाया है सर, प्रोग्राम बनाए, प्रोग्राम नहीं बनाते आप लोग? आज प्रोग्राम है, प्रोग्राम होने वाला है आज, प्रोग्राम होता है ना सर आपका? कहाँ घूमने का प्रोग्राम है, घूमने जाना है तो ऑडिट करने जाना है, ऑडिट का प्रोग्राम नहीं हो सकता क्या? वही ऑडिट प्रोग्राम है कि ऑडिट कैसे करेंगे और कौन क्या क्या करेगा वो इस प्रोग्राम में लिखते हैं। घूमने जाने का प्रोग्राम है, अगर उसको आप लिख लो तो वो घूमने जाने का प्रोग्राम होगा, और ऑडिट करने जाना है उसका प्रोग्राम अगर आप पेपर पे लिख लो, एक्सेल में लिख लो, तो वो ऑडिट प्रोग्राम कहलाएगा। इतना आसानी से मुझे नहीं लगता किसी फैकल्टी ने समझाया होगा, अचानक क्लिक हो गया माइंड में कि यार प्रोग्राम का मतलब प्रोग्राम ही होता है। एनालिसिस परफॉर्म्ड, समरीज ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना ही सिर्फ जो आपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे उसे आप रखेंगे अपने पास, ना ही सिर्फ जो आपने ऑडिट प्रोसीजर करते टाइम जो एविडेंस हाथ लगे उसे अपने पास डॉक्यूमेंट करेंगे, बल्कि जो आपने एक समरीज वगैरह बनाई है सिग्निफिकेंट मैटर्स की, आपने 10 जगह पर ऑडिट परफॉर्म किया, 10 आइटम की चेकिंग करी, 20 की चेकिंग करी, उसमें जो जो सिग्निफिकेंट मैटर मिले आपको, जो जो मेजर ऑब्जर्वेशंस मिली, उसकी जो आपने शीट बना ली वो भी आपके वर्किंग पेपर में इंक्लूड होगी। क्योंकि मैनेजमेंट आपकी कोई एक एक टॉपिक का जवाब नहीं देती है, आप पहले सिग्निफिकेंट मैटर्स की एक लिस्ट बनाते हैं, वहां के जो डायरेक्टर्स होते हैं, सीएफओ होते हैं, या फिर कोई वहां का जो मैनेजर वगैरह होगा, उनके साथ आप मीटिंग करते हैं कि ये सिग्निफिकेंट मैटर्स मिले, इस पर डिस्कशन करेंगे। छोटे मोटे मैटर तो कुछ है ही नहीं, सिग्निफिकेंट मैटर्स पर डिस्कशन करेंगे। तो जो मैटर था वो भी, जो आपने इश्यूज आइडेंटिफाई करे उसका भी एक मेमोरेंडम रख लो अपने पास, जो ईमेल्स वगैरह आपको मिली वो भी आप रख लो, और जो आपकी बुक में नहीं दे रखा वो है कि इन समरीज का जो रिप्लाई आया है, जो सिग्निफिकेंट मैटर्स का रिप्लाई मिला है मैनेजमेंट से, वो भी रख लो। बुक में नहीं लिखा हुआ प्रैक्टिकली होता है, लिखने को लिख सकते हैं, जिसको आता है प्रैक्टिकल ऑडिट उसे तो ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। लेटर्स ऑफ कंफर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड ऑडिट चेकलिस्ट। अब आपका क्वेश्चन होगा ये लेटर ऑफ कंफर्मेशन क्या है? वही बैलेंस कंफर्मेशन पार्टीज वगैरह से मंगाए हैं, वही आपके लेटर ऑफ कंफर्मेशन है, उसे रख लो। ईमेल के थ्रू आया तो रख लो। रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कई बातों पर रिप्रेजेंटेशन देती है, जिसका जब ऐसे करेंगे तो हम उस पर चर्चा कर लेंगे क्या है। कहने का मतलब कि मैनेजमेंट डिक्लेयर कर रही है कि हाँ हमने ये सारी चीजें करी है, एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ हमने बनाया है, हमने ये अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वगैरह ऐसे लिए हैं, वो सब मैनेजमेंट बोल रही है कि ये सब हमने करा है, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, तो उसे आप मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन अभी मान सकते हैं अभी के लिए। और ऑडिट की चेकलिस्ट, चेकलिस्ट होती है, चेकलिस्ट कि मैं ये चीज़ चेक करूँगा। बहुत ज़्यादा जो बड़ी क्लाइंट आपके आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी फर्म आ जाती है, तो वहाँ पर चेकलिस्ट भी पूरी पूरी बनती है कि आपको ये चीज़ें चेक करनी है। तो मैंने क्या क्या चीज़ चेक करी उसमें आप टिक मार्क लगा देते हैं, तो उसको भी आप रखेंगे। जो चीज़ें आप कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, उन सबको रख लेंगे। इन शॉर्ट क्या क्या काम आप कर रहे हैं वो एग्जाम्पल में लिख दिया। हाउ टू जज वेदर मैटर इज सिग्निफिकेंट और नॉट। भाई जजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ अ मैटर रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस नॉट सब्जेक्टिव। चलो छोड़ दें यार,
नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव होना है तो होना है, अगर ये हुआ है तो गड़बड़ हो सकती है तो इट इज सिग्निफिकेंट, इट इज सिग्निफिकेंट। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, एग्जांपल्स ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करेगा सर? मैटर्स दैट गिव राइज टू सिग्निफिकेंट रिस्क, ये बाद में हमने डिस्कस करा हुआ है, ऐसे जब 315 आएगा तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मैटर ऐसे होते हैं जिससे सिग्निफिकेंट रिस्क होने की संभावनाएं रहती है। अगर कोई सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया तो डेफिनेटली वो मैटर करेगा, दैट इज अ सिग्निफिकेंट थिंग। बट किन मैटर की वजह से सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकता है वो मैटर भी सिग्निफिकेंट है। रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स इंडिकेटिंग दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुड बी मटीरियली मिसस्टेटेड, आप ऑडिट के प्रोसीजर लगा रहे हैं, उसका रिजल्ट निकल कर आए कि यार ऐसा हो सकता है कि अगर इस सैंपल में 5% की मिस स्टेटमेंट है तो टोटल सैंपल में, टोटल पॉपुलेशन में इतने की मिस स्टेटमेंट होगी जिसका अमाउंट जो है मटीरियलिटी से एक्सीड करता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसे भी मानूंगा ये सिग्निफिकेंट है। तो कैसे आप जज करेंगे सिग्निफिकेंट है नहीं है? कोई ऐसे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ आपको मिल गया, ऐसा कोई ऑडिट प्रोसीजर का रिजल्ट मिल गया जिससे आपको ये लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिस स्टेटेड हो सकती है, तो वो चीज आपके लिए सिग्निफिकेंट है। A need to revise auditor's previous assessment of the risk of material misstatement and the auditor's response to those risk. कोई ऐसा आपने ऑडिट प्रोसीजर लगाया जिसके रिजल्ट से आपको लगता है कि जो मैंने पुराना असेसमेंट किया था कि भाई मुझे लगता था इतना चांसेस हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का, बट अब मुझे लगता है कि ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जब मैंने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया तो जो मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा पानी में निकली ऑर्गेनाइजेशन, और इसलिए मैं अपना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है उससे रिवाइज करना चाहता हूं। तो ऐसे अगर कोई मैटर, ऐसा कोई रिजल्ट आपके सामने आएगा तो वो भी एक सिग्निफिकेंट मैटर है, उसका एग्जांपल दिया हुआ है। सर्कमस्टेंसेस दैट कॉज द ऑडिटर सिग्निफिकेंटली डिफिकल्ट है, सर्कमस्टेंसेस दैट कॉज द ऑडिटर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी इन अप्लाइंग नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर, क्या कारण है कि जो ऑडिट प्रोसीजर आपने बनाए उसको आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे सर? मतलब कैसे एग्जांपल दूं, सोचना पड़ेगा ना इसका एग्जांपल। बहुत सारे एग्जांपल दिए जा सकते हैं आपको, बट मैं सोच रहा हूं कौन से ऑडिट प्रोसीजर पर आपको एग्जांपल दिया जाए, कौन सा ऑडिट प्रोसीजर पिक करूं, कौन सा करूं सर? मान लेते हैं कि आपको स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। अब फिजिकल वेरिफिकेशन करना है तो वहां पर स्टॉक अरेंज्ड ही नहीं है, स्टॉक, मतलब बोलेंगे मेरे को ये स्टॉक दिखाओ, वो कहेंगे हाँ पड़ा होगा कहीं पे, बट कहाँ पड़ा है नहीं पता, ढूंढना पड़ेगा, सब जगह पे ढूंढो तब जाके वो मिलेगा। अच्छा ये देखो सर मटेरियल मिल गया, ये वाला ये स्टॉक मिल गया, दूसरा कहाँ है सर, देखना पड़ेगा सारा, मतलब प्रॉपरली अरेंज्ड ही नहीं है, तो आप वो ऑडिट प्रोसीजर ही नहीं कर पा रहे, आप इन्वेंट्री का काउंट ही नहीं कर पा रहे, अरेंज्ड ही नहीं है इन्वेंट्री, तो क्या करोगे आप काउंट? तो आप लिखेंगे ये कारण है, ये इंटरनल कंट्रोल वीकनेस है, ठीक है ना सर? Findings that could result in modification of auditor opinion or inclusion of an emphasis of matter paragraph in the auditor's report. मतलब ऑडिटर की जो ओपिनियन पहले बन रही थी, अब ऐसा कोई मैटर आ गया जिस वजह से ऑडिटर अपनी ओपिनियन चेंज कर सकता है, तो वो चीज सिग्निफिकेंट है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर। अब क्या चीज आएगी, उसका एग्जांपल क्या बताऊं आपको मैं? बहुत चीजें हो सकती है। कोई फ्रॉड आइडेंटिफाई कर लिया, पहले तो सब कुछ सही लग रहा था, जैसे ही फ्रॉड की ईमेल आपने आइडेंटिफाई कर लिया आपको लगता है अब मैं अपनी ओपिनियन चेंज भी कर सकता हूं, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, तो वो आपके लिए सिग्निफिकेंट मैटर है। या फिर आप एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इंसर्ट कर देंगे, जो कि आप ओपिनियन तो क्लीन ही दे रहे हैं, साफ सुथरी ओपिनियन दे रहे हैं, अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं, बट साथ में आप बोल रहे हैं कि इन चीजों पर गौर करने की आवश्यकता है, उसे बोलते हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, जो ऑडिट रिपोर्ट में लगाया जा सकता है। जब मैंने आपको पिछली ऑडिट रिपोर्ट दिखाई थी एक, उसमें कहीं पे इंसर्ट भी किया हुआ था। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट मेड, जो प्रोफेशनल जजमेंट आपने लगाई है उसे भी डॉक्यूमेंट कर लो। अब कल को कोई आपका ऑडिट करने आएगा तो उसे आप दिखा सकते हो ना, ये प्रोफेशनल जजमेंट इस बेसिस पर मैंने लगाई है, ये जजमेंट मैंने इस बेसिस पर ली है, तो उसे आप प्रूव करके दिखा सकते हो। एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर इज द एक्सटेंट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज इन परफॉर्मिंग द वर्क एंड इवेल्युएटिंग द रिजल्ट्स। प्रोफेशनल जजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये डिसाइड करने के लिए कि आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म, कंटेंट और एक्सटेंट कितनी रखोगे। अब मेरे लिए तो मैंने जो फोटो क्लिक करी मेरे लिए तो वो इंपॉर्टेंट थी, क्या बोलता भाई फोटो क्लिक नहीं करनी है मुझे, हम नहीं करेंगे क्लिक, मैंने क्लिक करी है, मैं करूँगा फोटो क्लिक करके भी मैं कितने एक्सटेंट पे जाऊंगा, मैं उससे साइन भी कराऊंगा एम्प्लॉय से, सिर्फ क्लिक ही नहीं करूंगा, उससे डेट डाल के साइन भी कराऊंगा, मैं और ज्यादा एक्सटेंट तक चले गया, तो ये मेरी प्रोफेशनल जजमेंट है, किसी और की हो सकती है, ठीक है मैंने फोटो खींच ली, दैट इज सफिशिएंट।
मैं तो किसी एक्सटेंट को नहीं छोड़ता, बहुत ज़्यादा दूर तक चले जाता था मैं। मतलब एक भी ऐसी चीज़ नहीं छूटेगी कि कोई बाद में बोल सके गड़बड़ है सर, गड़बड़ है, नहीं सर। बट मेरा इन्वेस्टिगेशन का ही एक तरह से ऑडिट ऑब्जेक्टिव रहता था, हालांकि होना नहीं चाहिए बट मेरा तो रहता था कि यार जब तक फ्रॉड नहीं ढूंढा तब तक मज़ा नहीं आया। कोई ना कोई ऐसी मैनेजमेंट की गलती ढूंढनी है जिसमें मज़ा आ जाए भाई, मज़ा आ जाए। जैसे कि ऐसे एम्प्लॉयज़ को वो अपने पेरोल पर दिखा रहे हैं जिनको कैश पेमेंट घुमा घुमा कर दे रहे हैं, पकड़ पकड़ लिया मैंने कि यहाँ तो गड़बड़ है, झोल है। पता नहीं क्या पकड़ा था और उससे क्या लिंक निकला था मैं भी भूल गया, काफ़ी टाइम पहले की बात है, बट चलो ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, तो जो आप प्रोफेशनल जजमेंट लगा रहे हैं उसकी भी आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट क्या होगा ये भी प्रोफेशनल जजमेंट पर डिपेंड करती है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट मेड वेयर सिग्निफिकेंट सर्व्स टू एक्सप्लेन द ऑडिटर्स कंक्लूजन एंड टू रीइंफोर्स द क्वालिटी ऑफ द जजमेंट। मतलब आपकी जजमेंट को वेरीफाई कर पाएगी अगर आपने अपनी प्रोफेशनल जजमेंट क्यों ली, किस कारणवश ली, उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। Such matters are of particular interest to those responsible for reviewing the audit documentation। जी हाँ, ये जब आप अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को डॉक्यूमेंट कर लेते हैं तो उनकी बड़ी मदद हो जाएगी जो आपका काम रिव्यू करने के लिए आए हैं। देखिए जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसे आप कहीं ना कहीं लिख लेना, क्योंकि जितना प्रैक्टिकल ऑडिट मैंने किया, जितना प्रैक्टिकल ऑडिट मैंने करा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप बाद में ये पढ़ेंगे कहेंगे क्या आ गया, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि आपको जुगाड़ देंगे, जैसे आपको चैप्टर 1 का जुगाड़ मिला था वैसे आपको सारे चैप्टर के जुगाड़ मिलेंगे पास होने के लिए, रट्टाफिकेशन विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। और यहाँ भी थोड़ा बहुत निमानिक्स वगैरह मैंने यूज कर लिए, बट फिर भी जो डिटेल्ड में एक्चुअली में ऑडिटर बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, देखिए सीखने के पर्पज से वो इसका प्रिंट आउट लाकर जितनी मैंने बातें बताई है उसके साथ साथ थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। एक एक पेज पे लिया है प्रिंट आउट तो उसके पीछे लिख लिया, पीछे वाले पेज पे लिख लिया, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। क्योंकि मैं तो एक टॉपिक पर आपको जो प्रैक्टिकली चीज होती है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सच मैटर्स आर ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट टू दोज, जो रिव्यू करने आएंगे उनके लिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया आपने जो प्रोफेशनल जजमेंट ली है वो क्यों ली है, किस बेसिस पर ली है, क्या ली है, वो सब आप मुझे बताएं डॉक्यूमेंट करके। और जो सब्सिक्वेंट ऑडिट भी करने आएंगे उनके पास भी अगर आप अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को डॉक्यूमेंट करके रख लेंगे तो जो बाद में ऑडिट करने आ रहा है, हो सकता है टीम चेंज होती रहती है, बाद में जो करने आ रहा है वो देखे अच्छा अच्छा इन्होंने ये जजमेंट ली थी और ऐसे ऐसे इन्होंने ऑडिट का कंक्लूजन पर रीच करा था, तो उसे भी हेल्प हो जाएगी, अच्छा इन्होंने ये किया था मैं कुछ और करूं या यही करूं, वो सोच सकता है अगर उसके पास पुराने डॉक्यूमेंट्स होंगे प्रोफेशनल जजमेंट के रिगार्डिंग। व्हेन रिव्यूइंग मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस, हाँ व्हेन परफॉर्मिंग द रिट्रोस्पेक्टिव रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, तो पुराने आपके पास अगर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े हुए हैं उसके प्रोफेशनल जजमेंट के, तो पुराने जो एस्टिमेट्स वगैरह जो हैं उसका रिव्यू अगर आप करेंगे पुराने भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, तो आप पुरानी जजमेंट को एक बार देख सकते हैं किस बेस पर आपने ली थी, उसका डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। सम एग्जांपल्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस इन विच इट इज एप्रोप्रिएट टू प्रिपेयर और डॉक्यूमेंटेशन रिलेटिंग टू द यूज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जहां पर प्रोफेशनल जजमेंट का आप डॉक्यूमेंट रखेंगे। कहाँ रखेंगे सर? The basis for the auditor's conclusion on the reasonableness of areas of subjective judgments, जिन जगहों पर भी सब्जेक्टिव जजमेंट का प्रयोग करा गया है उन जगहों के लिए आपने जो प्रोफेशनल जजमेंट अपनी ली है उसके डॉक्यूमेंट आप जरूर रखेंगे। जैसे कि रीजनेबलनेस ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अब अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाए गए हैं तो वो सही है नहीं है उसका कोई बता नहीं सकता है, आपने अपनी प्रोफेशनल जजमेंट ली है उसका बेसिस लिख देंगे, ठीक है भाई पिछले साल इतना था, इसका टर्नओवर इतना होता है, उसके परसेंटेज में मेरे को लगता है कि हाँ इतने के प्रोविजन बन जाने चाहिए, इतने का अकाउंटिंग एस्टिमेट होना चाहिए, इंडस्ट्री में इतना है, आपने एक रैशनल देकर अपनी उस प्रोफेशनल जजमेंट को लिख दिया, ठीक है ना। कहां पर होगा? जहां पर सब्जेक्टिव जजमेंट की जरूरत है वहां पर आप अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को भी डॉक्यूमेंट करेंगे। द बेसिस फॉर द ऑडिटर्स कंक्लूजन अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ अ डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है या नहीं है, अब उसके लिए तो आप ही जजमेंट लेंगे ना, तो किस बेसिस पर जजमेंट ले रहे हैं उसके लिए आप उसका डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। सर्कमस्टेंस इन विच इट इज एप्रोप्रिएट टू प्रिपेयर और डॉक्यूमेंटेशन रिलेटिंग टू द यूज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, हाँ जी हाँ जी, डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है या नहीं है। अब जैसे आपको क्या बताएं, अभी जो हमारी कंपनी है उसका नाम चेंज करने के लिए मैंने अपने ऑडिटर को बोला है, मतलब वैसे मैं भी ऑडिट करता था बट अब मैं ऑडिट नहीं करता हूँ, मेरा बहुत हो गया ऑडिट करके। तो जो अपने सीए भी जो अपना सीए का काम करते हैं उनको जो मैंने काम दिया हुआ है ऑडिट करने का, और उन्हें मैंने बोला कि मुझे कंपनी का नाम चेंज करना है,
उनके स्टाफ का कॉल आया कि देखिए सर आप डायरेक्टर हैं, आप साइन करेंगे डॉक्यूमेंट्स पर। तो मैंने कहा थोड़े से पंगे लेते हैं, मज़े लेते हैं। मैंने कहा साइन कर तो रखें पुराने डॉक्यूमेंट्स पर, कॉपी कर लो उसको और नए डॉक्यूमेंट पर पेस्ट कर लो। वैसे भी तो आपको स्कैन चाहिए, हार्ड कॉपी तो आपको चाहिए नहीं, मज़े लेने के लिए। तो मैंने कहा हाँ सर हो तो सकता है, हो तो सकता है। मैंने कहा जाओ अपने पार्टनर से थोड़ा सा पूछ कर आओ। मुझे पता है अब उसे डांट लगने वाली है, क्योंकि सीए तो मना ही करेगा, जो पार्टनर है वो तो मना ही करेगा। जो क्लाइंट से डॉक्यूमेंट आने चाहिए क्लाइंट साइन कर देगा, अगर वो आप खुद ही साइन करने लग जाओगे तो आपके पास प्रूफ नहीं रहेगा ना कि ये डॉक्यूमेंट क्लाइंट ने साइन कर दिए। नहीं समझ में आई बात? देखिए मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है साइन होने के लिए, और मेरी कंपनी है, मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, और मेरे पास साइन होने के लिए डॉक्यूमेंट आया है फॉर द चेंज ऑफ नेम ऑफ द कंपनी। तो मैं उन्हें बोल रहा हूँ तुम खुद ही साइन कर लो। फोन पे जरूर बोल दिया है, फोन पे जरूर बोल दिया अगेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इन नॉन ऑडिट असाइनमेंट एज वेल। ऑडिट का असाइनमेंट नहीं है, नॉन ऑडिट है, बट फिर भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वहां भी लग रहा है। फोन पे बोल दिया आप कर लेना, फोन कॉल रिकॉर्ड नहीं हुई, मान के चल रहा हूँ फोन कॉल रिकॉर्ड हुई नहीं, और उन्होंने कर दिया नाम चेंज। मैं बाद में उस पर केस कर दूंगा, यार तूने मेरे साइन के बिना, मेरे से साइन लिए बिना कैसे तूने फाइल कर दिया ये एमसीए में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में। कर सकता हूं ना मैं। सारा खेल डॉक्यूमेंटेशन का है सर, सारा खेल डॉक्यूमेंटेशन का है। वो मैं कहूँगा प्रूफ दिखा कि मैंने तुम्हें साइन डॉक्यूमेंट भेजे थे, वो कहेगा नहीं है आपने बोला था। मैंने कहा मैंने तो नहीं बोला था, कॉल रिकॉर्ड है नहीं। अब क्या करोगे सर? फंसा दिया ना सर। हमें फंसाना भी आता है। मजे लेने के लिए मैंने बोला था साइन मुझे वैसे ही करने थे सर, डिजिटल साइन करने थे। वैसे अलग होता है डिजिटल सिग्नेचर, बट अपने पास प्रिंट आउट वो डिजिटल पेन है ना, उससे साइन हो जाते हैं, तो उससे साइन कर दिए मैंने। उसे डिजिटल सिग्नेचर नहीं बोलते हैं, जो मैं राइटिंग पैड यूज़ करता हूँ उसी से मैंने साइन कर दी और डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया ऑडिटर को। तो ये भी है कि हाँ वो डॉक्यूमेंट कितना ऑथेंटिक है उसका भी तो पता लगाना है, उसके लिए भी तो प्रोफेशनल जजमेंट लगेगी। सच एज मेकिंग एप्रोप्रिएट यूज ऑफ एक्सपर्ट or of confirmation procedures is undertaken in response to conditions identified during the audit that cause the auditor to believe that the documents may not be authentic। अगर ऑडिटर के सामने ऐसा कुछ आता है जिससे उसे लगे कि ये डॉक्यूमेंट शायद ऑथेंटिक ना हो, तो फिर वो क्या प्रोसीजर अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगा रहा है, उसको डॉक्यूमेंट रखना बहुत जरूरी है, उसका डॉक्यूमेंट रखना बहुत जरूरी है। Rationale for the auditor's conclusion when the requirement provides that the auditor shall consider certain information or factors। जो भी ऑडिटर कंक्लूजन रीच कर रहा है वो किसी फैक्टर, कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करके अपना कंक्लूजन रीच करेगा। अगर ऐसा लिखा हुआ है if requirement provides that the auditor shall consider certain information or factor and that consideration is significant in the context of the particular engagement, और जो चीज वो कंसीडर करेगा that is very very significant, क्योंकि उसी के बेस पर उसकी कंक्लूजन निर्भर करती है। तो फिर आप ये देखेंगे कि जो ऑडिटर कंसीडर करेगा, यहाँ लिखा हुआ है, और उसने जो कंसीडर किया है वो किस बेसिस पर कंसीडर किया है, उसकी प्रोफेशनल जजमेंट जो ली है वो क्यों करी है, उसका डॉक्यूमेंट आप रखेंगे इन तीनों सिनेरियो में। जैसे कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वाला हो गया, जैसे कि आप डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी, जहां पर उसे लग रहा है डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक नहीं होंगे, उसके लिए क्या क्या उसने किया, ये किस बेस पे उसने माना कि डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक हैं, और साथ में ऐसी कंक्लूजन उसने रीच करा जिस कंक्लूजन को रीच करने के लिए उसे कुछ मैटर कंसीडर करने थे और वो बहुत सिग्निफिकेंट थे। तो वहां पे जो ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट होगा उसे वो अपने पास डॉक्यूमेंट करके रखेगा। कंप्लीशन मेमोरेंडम और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी। जी हाँ, काम खत्म, पैसा हजम, सब कुछ डॉक्यूमेंट कर लिया। अब जरा समरी बना लेते हैं फटाक से, ताकि समरी में हम लिख लें कि ये चीजें हमने काम किया है, ये चीज हमने डॉक्यूमेंट करी है। तो ऑडिट के वर्किंग पेपर से पहले उसकी हम समरी लगा सकते हैं कि अच्छा जो एक्सपेंसेस के वर्क पेपर हैं वो यहाँ रखे हुए हैं, जो बाकी के वर्क पेपर यहाँ रखे हुए हैं, उसकी आप समरी बना सकते हो, और साइन वाइन भी कर सकते हो, करने पड़ते हैं उसे, जिसने डॉक्यूमेंट किया है उसको साइन करने पड़ते हैं वर्क पेपर पे। द ऑडिटर मे कंसीडर इट हेल्पफुल टू प्रिपेयर एंड रिटेन एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और समरी। सारा तो डॉक्यूमेंटेशन किया, ऑडिट प्रोसीजर लगा, प्रोफेशनल जजमेंट ली, सबकी डॉक्यूमेंटेशन कर ली, और उसका भी एक उसने समरी बना दी है, उसको भी डॉक्यूमेंट कर लिया। समटाइम्स नोन एज कंप्लीशन मेमोरेंडम दैट डिस्क्राइब्स द सिग्निफिकेंट मैटर्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट एंड हाउ दे वर एड्रेस्ड। ठीक है, ठीक है, जो मेन समरी बनाई है उसमें उसने ये तो लिखा ही है कि ये चीजें मैंने काम किया, और साथ में सिग्निफिकेंट मैटर्स को अलग से उसने समरी में दिखा दिया कि ये चीजें चेक करी, ये सिग्निफिकेंट मैटर है, इसको मैंने ऐसे डील किया। बेनिफिट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी। समरी का फायदा क्या है सर? रिव्यू करने के टाइम बड़ा जल्दी हो जाएगा। वो बोलेगा अच्छा अच्छा ये आपने चेक किया था, कि मैं कहूँगा हाँ समरी है मेरे पास,
मैंने ये चेक करा था, यहाँ पर मैंने वर्क पेपर लगाए हैं, सर देख लो इस फोल्डर में पड़े हुए हैं, काम खत्म। मेरे जो फोल्डर भी अरेंज होते थे बड़े सिस्टमैटिक ढंग से होते थे, कभी आपको दिखाऊंगा। बैलेंस शीट, पीएनएल, पीएनएल में इनकम, एक्सपेंस, एक्सपेंस में अलग अलग एक्सपेंस के आइटम, उसके अंदर अलग अलग एक्सेल फाइल्स, उसके साथ अलग एक फोल्डर है डॉक्यूमेंटेशन का जहां पर सारी पीडीएफ सेव्ड है, सारे डॉक्यूमेंट सेव्ड है। बड़े सिस्टमैटिक है। अगर किसी ने नहीं भी किया ऑडिट और उसके पास वो फोल्डर आता है तो एंटर मार कर वो सारी चीजें देख सकता है। और एक समरी शीट, जैसे यहाँ लिखा है समरी शीट, तो वैसे समरी शीट भी बनाते थे हम कि भैया ये सारा काम किया है मैंने और इसकी ये यहाँ पर वर्क पेपर पड़े हुए हैं, उसका लिंक लगा दिया, फाइल का लिंक लगता है एक्सेल में, वो लगा दिया। So it facilitate effective and efficient review and inspection of the audit documentation, particularly for large and complex audits. जी हाँ, लार्ज कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि पूरी पूरी वर्क पेपर्स देखने का टाइम नहीं होता, एक बार समरी दिखा दो, उसमें पार्टनर जो है इजीली रिव्यू कर सकता है। असिस्ट ऑडिटर्स कंसिडरेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर। जी हाँ, जब आपने समरी बनाई है तो उसमें आपने सिग्निफिकेंट मैटर्स को छांट कर बाहर ले आए और क्या ऑडिटर ने वहां पर कंसीडर किया, अपनी जजमेंट ली उन सिग्निफिकेंट मैटर्स पे, वो भी यहाँ पर लिख लिया। जैसे कि मान लेते हैं कि इंटरनल ऑडिटर ने कोई फ्रॉड पकड़ लिया, ये इंटरनल ऑडिटर ने बोला कि इनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो है ही नहीं, जो आप अपनी ओपिनियन लेंगे उसके लिए वो सिग्निफिकेंट मैटर है नहीं है, तो उसे भी आप उस समरी में लिख लेंगे तो बेटर है। बाद में तो होगा ही होगा, जो सिग्निफिकेंट मैटर ऊपर डॉक्यूमेंट करने के लिए बोले थे वो तो हम करेंगे ही, पर समरी में भी उसको हम लिख लेंगे। इट में ऑल्सो हेल्प द ऑडिटर टू कंसिडर whether there is any individual relevant essay objective that the auditor cannot achieve and that would prevent the auditor from achieving the overall objective of the auditor। भाई ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर जब होगा जब वो सारी चीजें एसएस के हिसाब से करेगा। तो जब भी ऑडिट कर रहा है तो क्या कोई ऐसा ऐसे है जिसका ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होने की वजह से हम ये बोल पाए कि ऑडिटर ने अपना ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई नहीं किया है। अगर ऐसी कोई चीज आ रही है तो वो ऑडिटर देख पाएगा। कब देख पाएगा? जब उसके पास समरी होगी। समरी होगी तो उसमें चेकलिस्ट होगी, ऐसे 200 किया था, एप्लीकेबल था, एंटिटी पे था, किया था नहीं किया था, 210 एप्लीकेबल था, हुआ था नहीं हुआ था, एक समरी में सारी चीजें लिख ली है। तो उससे से पता लगेगा अच्छा यार ये ऐसे एप्लीकेबल था, मैंने चेक नहीं किया क्या, क्योंकि मैंने समरी में सारे एसेस को लिस्ट डाउन कर लिया तो मुझे पता लगेगा अच्छा ये ऐसे मैंने चेक किया था नहीं किया था। नहीं किया था तो वो देखेगा अच्छा क्या इससे मेरी ओपिनियन पर इम्पैक्ट पड़ेगा या इससे फर्क पड़ेगा कि मैंने अपना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किया, जो कि रीजनेबलनेस ऑफ दी ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी एंटिटी कितनी बार पढ़ चुके हैं हम। तो वही है, उसी के लिए समरी वगैरह हम बनाते हैं। प्रैक्टिकली क्या होता है आपको बताया मैंने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओनरशिप ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। किसने बनाए हैं सर? ऑडिटर ने बनाए हैं। किसकी ओनरशिप होगी? ऑडिटर की होगी। मेरे वर्किंग पेपर में तो किसकी ओनरशिप? मेरी होगी। अच्छा ऐसा है, मतलब मैं 5 लोगों की टीम गई है तो 5 ने जो अलग अलग काम किया है 5 का अलग अलग उस पर राइट होगा क्या? नहीं सर, फर्म का राइट होगा ना सर, फर्म के बिहाफ पर गई हैं। तो जब मैं ऑडिटर बोलता हूँ तो फर्म या इंडिविजुअल पार्टनर, उसको मैं बात कर रहा हूँ, वो ऑडिटर है। फर्म ऑडिटर है या पार्टनर ऑडिटर है? पार्टनर वैसे एंगेजमेंट पार्टनर होता है, तो फर्म ही ऑडिटर है। फर्म को आप अपॉइंट करते हो। केपीएमजी, बिग फोर जो है, जीटी है, जो आरएसएम है, जो बाकी के फर्म है, लूथरा दूसरा, उन्हें आप एज अ ऑडिटर अपॉइंट करते हो। तो वो जो आपका ऑडिटर है उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है, जो भी उसने सारे पर्चे वर्चे बनाए हैं खुद के और जो एंटिटी के जो एविडेंस वगैरह कलेक्ट करें वो भी, प्रोफेशनल जजमेंट ली है वो भी, और तमाम चीजें समरी वगैरह जो बनाई है वो सब भी ऑडिटर की प्रॉपर्टी हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। वैसे एसक्यूसी 1 भी ये बोलता है, कैन ऑडिटर शेयर दी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन विद द क्लाइंट? क्लाइंट सर आपने ना एक वो शीट बनाई थी आप, जिसमें आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैच कराया था। सर दे दो, प्लीज दे दो ना एक बार। ये बाहर से अंग्रेज आए हैं, हमारे एमएनसी कंपनी बाहर से अंग्रेज आए, उन्हें दिखाने के लिए चाहिए कि हमने काम किया है। अब काम तो हमने कर लिया, क्लाइंट के पास था नहीं, डिटेल हमने बना ली। क्लाइंट कह रहे दे दो ना सर, मेरी भी जॉब बच जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा। दोगे नहीं दोगे? मर्जी है सर, देना चाहो दे सकते हो। ही में at his discretion make portions of or extracts from the audit documentation available to the client, provided such disclosure does not undermine the validity of the work performed, or in the case of assurance engagements the independence of the auditor or of his personnel। मतलब ये ना हो कि बाहर वालों को लगे भैया इसकी तो इतनी सेटिंग है कि जो इसके वर्क पेपर है वो क्लाइंट देखता है, क्लाइंट के पास ही रहते हैं, क्लाइंट जब चाहे मांग सकता है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बाहर वालों को ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि उसकी इंडिपेंडेंस इंपैक्ट हो रही है क्योंकि वो अपना वर्क पेपर क्लाइंट को दे रहा है उसके मांगने पर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ही जो मैंने काम परफॉर्म करा है उसकी वैलिडिटी पर कोई शक कर पाए। अब वर्क पेपर ऐसा दे रहे हो जिसमें गड़बड़ी है, ध्यान से सुनना,
वो क्लाइंट के पास जाएगा, वो कहेगा यार ये क्या ऑडिटर ने गड़बड़ करी है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मत देना, सब कुछ ठीक है तो उसको शेयर कर देना। बाकी तो यही होता है यार, ट्रस्ट के ऊपर होता है। बाकी तो सर दे रहा हूँ, बताना मत किसी को। कैसे होता है बताओ, ये वाली चीज़ कैसे होती है वर्क पेपर वाली, सुनो प्रैक्टिकली कैसे होती है, बताना मत किसी को। ऑडिटर तो आपका फर्म है, फर्म को अपॉइंट करा हुआ है, उसमें पार्टनर साइन करेगा। उसकी जो टीम है, उसका जो मैनेजर है, उसकी सेटिंग है दूसरे मैनेजर के साथ, जो क्लाइंट प्लेस पर मैनेजर है, जिसकी ऑडिट करने आप जा रहे हो। तो दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि यार सर दे दो ना, दे दो ना। ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है, बस एक मेल सेंड कर दी, चलो यार मेरा काम हो गया यार, तूने बचा लिया मुझे। फिर थोड़ा सा वो धन्यवाद बोल देगा। इनफॉर्मल, मतलब रिलेशनशिप पे डिपेंड कर रहा है कि दूं या ना दूं, ठीक है ना। असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल, जी हाँ, जब ऑडिट हो गया तो फिर सबको ना समेट लो, समेट लो, समेट लो। फर्म का क्वालिटी कंट्रोल होता है ना, SQC1, फर्म का क्वालिटी कंट्रोल होगा। तो उस केस में जब फर्म का क्वालिटी कंट्रोल होगा कि फर्म की जो पॉलिसीज बनी है उसके हिसाब से इन्होंने काम किया था, नहीं किया था, एंगेजमेंट पार्टनर ने काम, उसकी टीम ने काम किया था, नहीं किया था, तो उसे दिखाने में काम आएगा। तो ऑडिट के टाइम तो हमारा काम होता है कि चलो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कलेक्ट कर लें, बाद में सब लोग बैठकर, वैसे यहाँ पे टाइम पीरियड लिखा हुआ है कि 60 दिन से ज़्यादा में नहीं, 60 दिन के भीतर भीतर हमें अपनी फाइल को फाइनल कर लेना चाहिए, ताकि हमारी जब अगर फाइल का ऑडिट हो फर्म के विद इन क्वालिटी कंट्रोल ऑन फर्म, तो फिर हम उसे चेक करवा पाएँ। तो उसमें हम क्रॉस रेफरेंसिंग करते हैं, एक एक पेज के नंबर डाल रहे हैं बैठ के, क्योंकि आपका जो सितंबर खत्म होने के बाद नवंबर दिसंबर में ज़्यादा काम नहीं होता, तो दिसंबर में बैठ के नंबरिंग डाल रहे हैं पेपर पे, जो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करें। उसमें एक शीट निकाल रहे हैं जिसमें इंडेक्स बना दिया, इंडेक्स में नंबर डाल दिया, अच्छा ये यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पे क्रॉस रेफरेंसिंग कर रहे हैं। अच्छा ये पेपर की ये अमाउंट आई है, ये अमाउंट का टोटल वहाँ पे जो पीछे मैंने चेकिंग करी है उससे मिलता है, और पीछे उसकी एक एक एविडेंस लगे, उसके नंबर डाल दिए। तो ये सारा काम बैठ के करते हैं दिसंबर मंथ में। SQC1 requires firms to establish policy and procedure for the timely completion of the assembly of audit files। SQC1 में भी लिखा हुआ है फर्म के पास पॉलिसी प्रोसीजर होनी चाहिए ताकि वो फाइल को टाइमली असेंबल कर लें। एंड अप्रोप्रिएट टाइम लिमिट वुड बी कि ऑडिट रिपोर्ट के बाद 60 दिन में अपनी फाइल को फाइनल कर रख लो अपने पास, ताकि जब फर्म में चेकिंग हो तो आप उसमें दे पाएं। द कंप्लीशन ऑफ द असेंबली ऑफ द ऑडिट फाइल आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। ये मतलब नहीं है कि आप फाइल को अपना फाइनल कर रहे हैं तो आपने कुछ ऑडिट का कुछ काम कर रहे हैं, नहीं सर, ऑडिट हो चुका, सब कुछ हो चुका, सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए आप लोग नंबर वंबर डाल रहे हैं फाइल के, सुंदर से उसको जचा रहे हैं प्रॉपरली, जो फाइल है उसके पीछे स्टिकर लगा रहे हैं कि भैया ये इसमें एक्सपेंस की फाइल है, ये इनकम की फाइल है। तो जो सजावट का काम है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है दैट डज नॉट इन्वॉल्व द परफॉर्मेंस ऑफ द न्यू ऑडिट प्रोसीजर और द ड्रॉइंग ऑफ न्यू कंक्लूजन। अपना एक वर्क रिव्यू कर, यार काश मैंने ये चेक कर लिया होता, ये चेक करना था, नहीं किया सर, ये तो कमी निकल आई, उस टाइम ये नहीं करते हम, उस टाइम उन वर्क पेपर को चेक नहीं करते। ये जब हम फाइनल कर रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट के बाद, सिर्फ उसको सजा रहे हैं, सजाने का काम है, उसको बोलते हैं फाइनलाइजेशन और असेंबलिंग ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल। चेंजेस में हाउएवर बी मेड टू द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ड्यूरिंग द फाइनल असेंबली प्रोसेस इफ दे आर एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर। जी हाँ, कई बार डुप्लीकेशन वगैरह हो गया है, दो डॉक्यूमेंट ले लिए, एक डॉक्यूमेंट को हटा दो, भाई इतने डॉक्यूमेंट लिए हुए हैं, अच्छा सर ये तो मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में पड़े हुए हैं, चलो यहाँ से हटा दो, फाइल में नहीं लगाने, सॉफ्ट कॉपी में उसका रेफरेंस डाल दो, फाइल नंबर का जो फाइल का पाथ है वो लिख दो यहाँ पे, काम खत्म। एग्जाम्पल्स ऑफ सच चेंजेस मेड इन द डॉक्यूमेंटेशन ड्यूरिंग असेंबलिंग ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल। सॉर्टिंग, कोलेटिंग एंड क्रॉस रेफरेंसिंग वर्किंग पेपर, जो मैंने आपको बताया। क्रॉस रेफरेंस का मतलब है कि ये पेज का रेफरेंस उसके साथ और उसका रेफरेंस पीछे बैक वाले के साथ, हर पेज पे आपने रेफरेंस डाल दिया। साइनिंग ऑफ ऑन कंप्लीशन चेकलिस्ट रिलेटिंग टू द फाइल असेंबली प्रोसेस। चेकलिस्ट लगी हुई है, ये किसने चेक करा था, साइन करो भाई अपने अपने सब लोग, पहले ही साइन कर लेते, नहीं तो बाद में कर लेते हैं ऑडिट के आने के बाद। डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग सुपरसीड डॉक्यूमेंटेशन, डुप्लीकेशन है उन्हें हटा दो, डिस्कार्ड कर दो, सर ये तो सॉफ्ट कॉपी में पड़ा हुआ है डॉक्यूमेंट मेरे पास, चलो इसको फाइल से हटा देते हैं, सिर्फ आप फाइल का पाथ नेम लिख दो हार्ड कॉपी में, ताकि हम लोग वहां से ढूंढ पाए। डॉक्यूमेंटिंग ऑडिट एविडेंस दैट द ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड, डिस्कस्ड एंड एग्रीड विद द रिलेवेंट मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर ने जो अपनी रिपोर्ट देने से पहले कुछ डिस्कशन वगैरह किया था, तो वो क्या होता है कि सारा काम तो हो चुका होता है, फिर जो उस टाइम डिस्कशन करके ऑडिट रिपोर्ट पर साइन करा है, उस डिस्कशन को भी अगर आप रखना चाहते हैं बाद में, तो बाद में फाइनल ऑडिट के टाइम उसे, फाइल को असेंबलिंग करने के टाइम वहां पर उसे रख लेंगे। नोट दे रखा है यहाँ पे, नोट दे रखा है आफ्टर द असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल, जब फाइनल ऑडिट फाइल में क्रॉस रेफरेंसिंग हो गई, जचा दिया, थोड़ा सा स्टिकर वगैरह लगा दिए, सजावट कर दी है, बेकार चीज़ों को हटा दिया, चेकलिस्ट पे साइन वाइन कर दिया, जब सारा काम हो गया है,
The auditor shall not delete or discard the audit documentation of any nature before the end of its retention period. यानी कि ऑडिटर की ड्यूटी है कि जितना टाइम उसको वो ऑडिट वर्किंग पेपर्स अपने पास रखने हैं उस टाइम तक उसमें से कोई भी चीज डिलीट अब नहीं करेगा। SQC 1 में भी लिखा हुआ है कि फर्म टू एस्टैब्लिश पॉलिसी प्रोसीजर फॉर द रिटेंशन ऑफ एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। द रिटेंशन पीरियड फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट ऑर्डिनरली इज नो शॉर्टर देन दी 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। और जब ग्रुप ऑडिटर की रिपोर्ट दी जाती है उससे 7 साल तक कम से कम ऑडिटर को वो डॉक्यूमेंट रिटेन करने हैं। कई बार आप एक एंटिटी की ऑडिट करते हैं या फिर बाद में जब उसकी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनती है उसकी जब ऑडिट रिपोर्ट आती है तो उसके आप 7 साल तक अपने डॉक्यूमेंट्स को रिटेन करेंगे। अगर एक एंटिटी की ऑडिट करें तो ठीक है, अगर ग्रुप वाली एंटिटी है जिसमें आपने ऑडिट करी और ग्रुप ऑडिटर कोई और हैं तो उनकी जब ऑडिट रिपोर्ट आ जाएगी या जब आपकी ग्रुप ऑडिट पर ऑडिट रिपोर्ट आ जाएगी तो उसकी भी 7 साल बाद तक आप रखेंगे। बात समझ में आ गई यहाँ तक आपको? यही आपका ऐसे 230 था। करवाने के लिए तो वही 10 मिनट में करवाया जा सकता था, इसमें कोई मेजर इशू तो है नहीं है। डॉक्यूमेंट करना है, क्या होता है क्या नहीं होता वो समझाया जा सकता है। फिर भी जितना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो सकता है मैंने कोशिश करी है आपको बताने की कि इस लाइन का क्या मतलब है, प्रैक्टिकली क्या होता है। और वो चीज़ अगर दिखाने भी लग गया एक एक चीज़ और दिखाने के बाद कर भी दिखाने लग गया प्रैक्टिकली ऐसे हो रहा है तो फिर तो आप समझ सकते हैं कि एक ऑडिट में करीब 2-3 महीने लगते हैं। तो 2-3 महीने भी पूरा 8-8 घंटे हम दिन के देते हैं तब जाकर 2-3 महीने में काम होता है। तो उतना टाइम लग जाएगा, उतना टाइम बहुत टाइम है उसमें। हमें तो बहुत ही प्रिसाइजली पढ़ना है एग्जाम के लिए और जितना प्रैक्टिकल हो सकता है मैं आपको बताते चलता हूँ। रिवाइज कर लेना, इसको प्रिंट आउट ले लेना, फिर हम और कुछ एसेस करेंगे और एसेस करने के बाद हम एक उसका जुगाड़ की शीट बना लेंगे कि एक ही क्लास में कई सारे एसेस हमारे तैयार हो जाएं। आधा घंटे में 3-4 एसेस की और प्रिपरेशन हो जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।